क्या कैसे आप लोगों की स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो रही है बार बार? कभी कोई जुड़ जाता है, कभी कोई गायब हो जाता है। फटाफट से जल्दी से ज्वाइन करिए सब लोग। सबसे पहली हेडिंग डालते हैं। बायोडाइवर्सिटी। अगर डेफिनेशन की बात की जाए बायोडाइवर्सिटी की, तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली पाई जाने प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली पालतू जीव जंतु, प्रजाति क्लियर है। बायोडाइवर्सिटी मैंने इससे पहले जब हम लोग वीट की तैयारी कर रहे थे तो इस चैप्टर को पढ़ाया था मैंने। आज थोड़ा सा और डिटेल में देखें। उस टाइम पे मैंने क्या कंसीडर किया था, मैंने सिर्फ जो करंट अफेयर वाले जो कंटेंट जो एनवायरनमेंट में शामिल हुए थे सिर्फ उनको उसमें शामिल किया था, लेकिन अब बायोडाइवर्सिटी का पूरे चैप्टर डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन जाने पहचान नहीं आप इसको पढ़ने से पहले ही देख चुके हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। प्राकृतिक प्रदेश, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जंगली जीव भी पालतू जीव। ठीक है, ये बिल्कुल एवं आदतों। ठीक है, दोनों के लिए आ गया जंगली और आपके पालतू दोनों प्रकार के जीव वाले और उसके बाद पालतू जितनी भी प्रजातियां हैं उसकी विविधता ही क्या कहलाती है? आपकी जैविकता कहलाती है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये। अगले पॉइंट की बात करेंगे कि जैव विविधता जो है, तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो परिभाषा है या परिभाषित करने का कार्य किया है वो जैव विविधता शब्द 1992 में, जैव विविधता शब्द को 1992 में यहाँ पर रियो डी जेनेरियो
रेडियो में, और ये रेडियो में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। एक सेकंड पर भारत किया गया। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, अभी ठीक है। ओके, तो जो आपका जैव विविधता शब्द है, इसको परिभाषित करने का जो कार्य किया था, इसको परिभाषित करने का कार्य 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो आपका पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें सबसे पहले इस शब्द को परिभाषित किया गया। क्लियर है कई बार? 1992 रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में इस शब्द को परिभाषित किया गया था सबसे पहले। अब अगला प्रश्न आपका जो बनता है वो ये बनता है, देखिए दो तो आपके हो गए यहाँ जैव विविधता, एक तो क्या होगी, और दूसरा जैव विविधता शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, ये। अब तीसरा आपका जो प्रश्न बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो ये बनता है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग डब्ल्यू जी रोजेन ने, डब्ल्यू जी रोजेन ने 1985 में, आई थिंक 1985 में होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल 1985 में किया। यानी सबसे पहले जो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी जो आपका शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले अगर बात की जाए तो डब्ल्यू सी रोजेन और 1985 में किया गया। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है आपका, और वो ये है कि ये आपका क्या है, ये तो आपका जैव विविधता है, एक होता है आपका जैविक विविधता। एक क्या है, ये है जैव विविधता, और अगर मैं इस जैव के नीचे ही लगा दूं जैविक, तो एक बन जाएगा वर्ड आपका जैविक विविधता। और जैविक विविधता शब्द का प्रयोग करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो दूसरे थे। ध्यान रखिएगा, तो अंडरलाइन कीजिएगा इसको कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू सी रोजेन ने 1985 में किया था। लेकिन अब अगला पॉइंट देखिए कि जैविक विविधता, जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड एफ दसमान ने, रेमंड एफ दसमान ने 1958 में किया। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है, दिख रहा है आपको इस साइड में नीचे। जैविक विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो आपका रेमंड एफ दसमान के द्वारा 1968 में किया गया, 1968 में किया गया। और वहीं अगर बात की जाए जैव विविधता शब्द की बात की जाए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग डब्ल्यू जी रोजेन ने 1950 में किया था। उसके बाद आगे की बात,
कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से समझ के चलना है, क्योंकि आपका जो पॉल्यूशन का जो चैप्टर था वो अच्छा हमने आराम आराम से कंप्लीट किया। अब बायोडाइवर्सिटी है, जो मेन मेन जो चैप्टर है एनवायरनमेंट के, सबसे पहले उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आराम से डिटेल जाएगा, वो भी प्रैक्टिस के साथ। तो अगला आपका है जैव विविधता के स्तर। में तो नेक्स्ट करिए जैव विविधता के और जैव विविधता के स्तर, बायोडाइवर्सिटी के स्तर की अगर बात करें तो इसको एक टेबल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। जैव विविधता के तीन स्तर होते हैं, आप लिखना चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं। जैव विविधता के तीन स्तर होते हैं, तीन है। एक है आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरा है आपका जातीय विविधता। दूसरा आपका है क्या, जातीय विविधता। और तीसरा है आपका समुदाय व परतंत्र विविधता। समुदाय व परतंत्र, ये तीन आपके प्रकार हैं। इसके जैव विविधता के तीन स्तर हैं। पहला आपका जो है वो आनुवंशिक आधार पर, दूसरा जातीय आधार पर, तीसरा है आपका समुदाय और परतंत्र के आधार पर। तो अगर बात की जाए आनुवंशिक जैव विविधता, तो आनुवंशिक जैव विविधता जो है वो, दूसरा है आपका जातीय विविधता वो, और तीसरा है आपका सामुदायिक वो परतंत्र विविधता। अब इनके अगर स्तरों की बात की जाए तो किस आधार पर, अब इनके आधार क्या है, आनुवंशिक जैव विविधता जो होगी उसका आधार क्या है, जो आपका जातीय विविधता है उसका आधार क्या है, और जो आपका सामुदायिक जैव विविधता है उसका आधार। अब आधार की अगर बात की जाए तो यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, आनुवंशिक जैव विविधता किस आधार पर होगी, जो भी आनुवंशिक पाई जाती है वो चीज के आधार पर पाई जाती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह अगर जातीय विविधता की बात की जाए तो जातियों के, और अगर समुदाय और परितंत्र जैव विविधता की बात की जाए स्तर की, तो समुदाय और परितंत्र के बीच की विविधता, यानी कि किस आधार पर आप इनको अलग कर सकते हैं। आनुवंशिक जैव विविधता का जो आधार है वो क्या है, जीन है।
जातीय विविधता का जो आधार है वो जातियों के बीच की विविधता और समुदाय व परितंत्र विविधता जो है उसका आधार है आपका समुदाय व परितंत्र के बीच विविधता। ये है नोट करें। अब इसके आगे बात करेंगे जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन यानी कि जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है। तीन आधार हैं इसके जैव विविधता के मापन के। पहले टाइप को बोला जाता है अल्फा मापन, दूसरे टाइप को बोला जाता है बीटा मापन और तीसरे प्रकार को बोला जाता है गामा। क्लियर है। जैव विविधता का मापन देखेंगे इसमें जैव विविधता के मापन में तात्पर्य जैव विविधता की मापन की जैव विविधता के मापन के तात्पर्य प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन और समृद्धि जैव विविधता का जो मापन है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये किसी प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि जो है उसका आकलन करना ही जैव विविधता का मापन कहलाता है। अगर टाइप की बात करें तो मैंने आपको बताया पहला होगा आपका अल्फा विविधता। अल्फा बीटा विविधता और तीसरा आपका हो जाएगा क्या है अल्फा विविधता, क्या है बीटा विविधता और क्या है गामा विविधता। इस पर अगर बात की जाए तो देखेंगे किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या किसी एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित किसी एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित के समुदाय या परितंत्र में किसी एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय या परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या
क्या कहलाती है, अल्पा विविधता कहलाती है। किसी एक निश्चित क्षेत्र में, जैसे सपोज मान लीजिए ये कुल क्षेत्र, और इस क्षेत्र के अंदर विविध जितनी भी प्रजातियां पाई जाएंगी, जितनी भी प्रकार की प्रजातियां इसमें अगर पाई जाएंगी, उन प्रजातियों की या क्या समुदाय या परितंत्र में उपस्थित, अगर इसको पूरा एक परितंत्र मान लिया जाए या एक समुदाय मान लिया जाए, तो उसमें जितनी भी प्रजातियां पाई जाएंगी उनकी कुल संख्या जो होगी वो मापी जाएगी किसके आधार पर, अल्फा विविधता के आधार पर। क्लियर है? वहीं अगर बात की जाए बीटा विविधता की, तो लिखेंगे किसी एक वास्तविक, किसी एक वास्तविक प्रजातियों की प्रवेश को निकला, किसी एक वास्तविक स्थान में प्रजातियों के प्रवेश को निकाह की दर, ये है आपका बीटा विविधता। किसी एक वास्तविक स्थान में प्रजातियों के प्रवेश और निकास, यहाँ देखिए यहाँ का मतलब क्या था, समुदाय में उपस्थित कुल संख्या, यानी कि किसी भी अगर एक समुदाय में जितनी भी प्रजातियां अगर हैं उनकी टोटल संख्या, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, किसी एक वास्तविक स्थान में प्रजातियों के प्रवेश और निकास की दर, यानी कि पहले की तरह अगर एक वास स्थान या परतंत्र बनाया जाए, इस परतंत्र में जितनी भी प्रजातियां पहले से मौजूद हैं वो, और प्लस बाहर से जितनी भी प्रजातियां इसके अंदर आएंगी उनकी दर, और जो ये अंदर वाली प्रजातियां जो बाहर जाएंगी यहाँ से, इन दोनों के जो दर है इसको ही मापना क्या कहलाता है, बीटा विविधता कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक वाद स्थान में रहने वाली कुल प्रजातियों की संख्या अल्फा विविधता, और अगर बीटा विविधता की बात की जाए तो बीटा विविधता में आएगा कि जिस प्रजाति या समुदाय के लोग एक वाद स्थान में रह रहे थे उनके बाहर जाने की और फिर बाहर से अंदर आने की जो आपकी क्या है, प्रदेश की प्रजातियों की जो दर है वो आपको बीटा विविधता की। किसी एक प्रजाति की किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों के अंतर का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। विभिन्न प्रजातियों के मध्य प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, नोट हो तो बताइए।
नोट हो गया, बताइए। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जैव विविधता का जो मापन हमने पढ़ा है, उस जैव विविधता के मापन को जो विभाजित किया था वो किसने किया? जैव विविधता के मापन स्तर का विभाजन 1972 में RS में जो जैव विविधता का मापन अभी हम लोगों ने पढ़ा, उस मापन को जो विभाजित करने का कार्य है वो 1972 में RS ने किया था। ये आपका फैक्चुअल डाटा था। इसके बाद बात करेंगे कि विश्व के 5 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश और अपने भारत का जो स्थान है वो जैव विविधता के मामले में कौन से नंबर पर आता है, इसकी बात करेंगे। तो नोट कीजिए, मैं पॉइंट बना रहा हूं कि 5 जैव विविधता वाले देश, 5 जैव विविधता वाले देश तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पर, बताइए। तो पहले नंबर पर कौन होगा? राजस्थान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद मुझे आया। क्लियर है? इसके बाद है लास्ट आपका क्या, आठवां। तो अगर बात करें पहले नंबर पे है आपका क्या, राजस्थान। दूसरे नंबर पे है आपका कोलंबिया। कोलंबिया। ये है आपका इंडोनेशिया। कोलंबिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद में है आपका चीन, और फिर है मैक्सिको। चीन, पांचवें नंबर पे है मैक्सिको। और मैक्सिको के बाद मैंने डायरेक्ट कौन सा लिखा, आठवां नंबर लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आठवें नंबर पर स्थान है तो इसका भारत। ओके। नोट कीजिए, भारत आठवें नंबर पे है। एक लिखा हुआ है, देखिए 5, 6, 7, 8। आठवां नंबर है भारत का। जैसे वियतनाम। आपको पूछ लिया जाए कि विश्व में भारत का स्थान जैव विविधता के मामले में आठवां है, मिटा दो ना ये।
अब देखिए, जैव विविधता की अगर बात की है तो फिर से अब दो आधारों पर बांटेंगे। एक वर्ल्ड लेवल पर विश्व में सर्वाधिक जैव विविधताएं कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, और भारत में जैव विविधताएं कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसमें, विश्व में जैव विविधता। सर्वाधिक जैव, ठीक है। अब देश की बात नहीं करेंगे, अब दूसरे आधार पर बात करेंगे। तो विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता है, उस आधार पर अगर इसको बांटा जाए तो सबसे पहला नंबर आएगा आपका किसका, उष्ण कटिबंधीय स्थलीय एवं जलीय भाग। उष्ण कटिबंधीय स्थलीय एवं जलीय भाग फर्स्ट है आपका। दूसरा अगर बात की जाए तो सेकंड नंबर पे बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, आप जानते हैं इस चीज को। नेक्स्ट सवाल, ये सभी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। मैं वर्ल्ड लेवल पर अगर बात कर रहा हूँ, विश्व में कहाँ कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, तो अगर देश का अगर आपको नाम दे तो आपको ब्राजील लगाना है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन दे तो इनमें से या तो एक मिलेगा, और अगर इनमें एक से ज्यादा अगर मिलेंगे तो आपको फिर नीचे मिलेगा क्या, उपर्युक्त सभी। तो उसमें से आपको वो चॉइस करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, उष्ण कटिबंधीय जो आपके स्तरीय और जलीय भाग हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन है, प्रवाल घाटियां हैं आपकी, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि वेटलैंड आपके जो है वहां सर्वाधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है। और आप लिख सकते हैं मैंग्रोव। ये क्या है, ये दलदली प्रकार की और उस तरीके की भूमि होती है, तो यहाँ भी जैव विविधता खूब पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति। आपके क्या है मैंग्रोव वनस्पति, इसमें आप लिख सकते हैं एक और पॉइंट, नदियों की, जो नदियां, जैसे ये एक नदी है, ये दूसरी नदी है, इस तरीके से जाकर के मिलती है, और ये जाकर के जब क्या है, ये एक ही इस तरीके से डेल्टा बनाने के बाद में तो ये समुद्र जब मिलती है, यहाँ पर पूरा, यहाँ एक पूरा पूरा एक क्षेत्र में गिर है, और इस क्षेत्र में जो व्यवस्था होती है वो पाई जाती है। और ये सारे के सारे पॉइंट आपके कहते हैं ये जैव विविधता के हैं, जहाँ आपको विश्व में किसी भी स्थान पर जिस प्रकार की चीजें आपको पाई जाएगी तो वहाँ आपकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी।
ये जो आपके वातावरण है आपके जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। विविधता का वातावरण को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। और आपके विश्व की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उसका 50% ये ज्यादा भाग इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपके पूर्ण कटिबंधीय वातावरण में जितनी भी आपकी जैव विविधता है उसको अगर 100% मान लिया जाए तो 50% से ज्यादा अकेले आपके पूर्ण कटिबंधीय वातावरण से पाई जाती है। वो तो गया, वो तो बताइए मुझे, बताऊं मैं। चलिए, ये हम लोगों ने देखा विश्व स्तर पर, अब देखेंगे भारत में जैव विविधता, और हम देखेंगे क्या भारतीय जैव विविधता या भारत में जैव विविधता में बात करेंगे भारत में जैव विविधता की। और भारत में जो जैव विविधता है उसको 3 आधार पर बांटा जाता है। देखेंगे इसे 3 आधार पर बांटा जाता है। ये 3 आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहले आधार की अगर बात की जाए तो सबसे पहला है हॉट। दूसरा आधार है आपका जैव विविधता क्षेत्र, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। और तीसरा आपका और लास्ट आपका आधार है जैव भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक, ये 3 आधार पर भारत में विविधता की बात करेंगे। पहला हॉटस्पॉट, दूसरा है आपका समुद्री जैव विविधता, और तीसरा है आपका भौगोलिक क्षेत्र। और इसी पर अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा करेंगे। हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है वो किसने दी, क्या है हॉटस्पॉट, भारत के अंदर कितने हैं हॉटस्पॉट, इस पे बात करेंगे। समुद्री जैव विविधता की बात करेंगे तो भारत में समुद्री जैव विविधता भी काफी है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से इस तरीके से अगर भारत की बात की जाए तो ये आपका जो कोस्टल एरिया है ये पूरा पूरा क्या है, ये समुद्र से आपका टूटा हुआ है। तो यहाँ पर अच्छे मात्रा में क्या पाया जाता है, आपको जैव विविधता पाई जाती है। और इस क्षेत्र में आपके में जो पाए जाते हैं ज्यादातर आपका ये जो क्षेत्र है इसमें सदाबहार वन भी पाए जाते हैं आपके। फिर उसके बाद जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बात करेंगे तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है जैव विविधता के आधार पर। तो ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सब? क्या ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग को मैंने कुछ अकाउंटिंग,
ग्रीन मफलर कराया था मैंने, ग्रीन अकाउंटिंग तो नहीं कराया। ग्रीन अकाउंटिंग आप पूछ रहे हैं, चलिए मैं देख लूंगा एक बार क्या होता है, फिर डिस्कस कर लेंगे। और कुछ है? नो नी, नो नी, नी ऐसे ही, नी। और बताइए और क्या पूछ रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस, क्या दिया हुआ है? अच्छा अच्छा, क्या 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 दिया है? अच्छा, और ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2। मतलब आंसर क्या दिया है? नहीं नहीं, इसमें से कोई भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये आपका जो है ना CH4, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, और NO2 आपकी जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है। ये दो तो आपको, तो फिर इनमें से कोई नहीं देने का तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर मान लीजिए CO2 पहले नंबर पे होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका वैसे आता तो NO2 है, लेकिन माना है बोर्ड ने CH4, और उसके बाद माना है CFC को, और उसके बाद माना है NO2। तो ये अगर नहीं है, अगर इसको हटा भी दिया जाए तब भी ये दो तो है ना, इन दोनों में नंबर को रखना चाहिए। नहीं, इसका आंसर वैसे फिर CH4 होना चाहिए, मीथेन होना चाहिए। हाँ, अगर उसने पूछा हो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, देखिए, और पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, अगर उसने मुख्य बोला हो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तब इनमें से कोई नहीं आंसर हो सकता है। मुख्य अगर दिया हुआ है तब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुख्य जो होता है आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो ये मुख्य नहीं है। क्लियर है ना? अगर मुख्य आपको दिया है प्रश्न में, मुख्य दिया हुआ है, और फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तब फिर इसमें से NO2 हो जाए, नन ऑफ दीज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तब तो फिर है ही। और अगर मुख्य को हटा दे तब आंसर आपका CH4 और NO2 दोनों ही होगा। क्लियर? और कुछ? चलो ठीक है, क्विट कर रहा हूं मैं।